बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने जो है वो मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस ग्रुप की जो है उसका लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज का मेरा जो है वो ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम आज मशक नंबर 1.1 ये करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूवर्स, हम जो है अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो है इस एक्सरसाइज का पहला सवाल जो है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड का मतलब होता है मालूम करना। द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, द ऑर्डर का मतलब मर्तबा, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस दर्ज झैल जो कालब दिए गए हैं। तो इस सवाल में हमसे जो है वो डिमांड की गई है कि हमने जो हमें नीचे जो है वो कालब दिए गए हैं उनका हमने मर्तबा मालूम करना है। तो मर्तबा ये हमने पिछले लेक्चर में भी जो है इस चीज़ को डिस्कस किया। तो अगर आपने डिटेल से जो है वो कालब का मर्तबा समझना है तो मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपनी पिछली वीडियो का लिंक दे दिया है। आप वहाँ पे जाके कालब का मर्तबा यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, उसको आप द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जो है वो दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। हमें जो कालब ए दिया गया है उसका मर्तबा जो है हमने ढूंढना है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी रोज़ हैं। तो इस कालब की 1 2 कतारें हैं और 2 ही इसके जो है वो कालम दिए गए हैं। तो हम इसका मर्तबा जो है वो हमें मिल गया 2/2। कालब ए का जो मर्तबा है वो 2/2 है। कालब बी 2 कतारें 2 कालम, तो इसका मर्तबा भी 2/2। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे कालम की तरफ। इसमें 1 कतार है और 2 कालम है, तो इसका मर्तबा बन गया 1/2। कालब डी 3 कतारें 1 कालम, तो इसका मर्तबा 3/1। कालब ई 3 कतारें 2 कालम, तो इसका मर्तबा बन गया 3/2। कालब एफ 1 कतार 1 कालम, तो कालब एफ का मर्तबा बन गया 1/1। अब कालब जी 1 2 3 कतारें और 3 ही इसके कॉलम हैं, तो इसका मर्तबा बन गया 3/3। कालम एच 2 कतारें और 3 कॉलम, इसका मर्तबा बन गया 2/3। तो ये हमारा पहला सवाल है। अब हम जो है वो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के दर्ज झैल कालबों में से कौन से कालब आपस में जो है वो बराबर हैं। तो कालब ए, अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कालब जो है वो आपस में बराबर कैसे होते हैं।
तो कालब बराबर, उसके लिए जो है वो दो कंडीशन हैं, दो शर्तें हैं। वो कौन सी शर्तें हैं? वो पहली शर्त है कि कालब जो है उनका मर्तबा एक जैसा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो कंडीशन 1 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ये पहली कंडीशन है कि कालब ए जो है उसका मर्तबा बराबर होना चाहिए कालब बी के। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल मतलब कि जो उनके मुतनाज़रा अरकान हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। मुतनाज़रा अरकान मतलब जो पोजीशन के लिहाज से अरकान हैं वो उन दोनों कालबों के एक जैसे होने चाहिए। तो हम जो है अब बढ़ते हैं अपने कालबों की तरफ। कालब ए आप देखें, इसमें जो है वो एक कतार, एक कालम, एक कतार एक कालम है। तो रुकन इसका जो है वो एंट्री जो है वो 3 है। तो ये तो नहीं हो सकता। सी कालब अगर देखें तो ये अनसॉल्व है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 - 2 ये 3 है। तो देखें कालब ए और कालब सी जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं इसका रिजल्ट कि ए बराबर है सी के। तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम बी कालम को देखते हैं। इसके एक कतार, दो कालम और एंट्री इसकी 3, 5 है। तो ये तो नहीं हो सकता। ये इसमें अब कतारें और कालम मतलब इनका जो पहली कंडीशन है मर्तबा एक जितना है, लेकिन इनकी एंट्रीज मुख्तलिफ हैं। जैसे कि उसकी पहली एंट्री 3 है, इसकी एंट्री 5 है। तो अगर तो ये दोनों 3 होती हैं और ये दोनों 5 होते तो फिर जो है वो ये कालब आपस में बराबर थे। लेकिन अब जो है ये आपस में इक्वल मतलब मुसावी या बराबर जो भी कह लें वो नहीं है। तो इसके बाद ये नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, जी भी नहीं हो सकता, एच भी नहीं हो सकता। अब आई को देखते हैं। आई में ये अनसॉल्व्ड 3 और ये बन जाएगा 5, 3 + 2 5। तो अगर हम कॉलम बी और आई को देखें तो इसकी पहली एंट्री 3 है, उसकी भी पहली एंट्री 3 है, इसमें दूसरी एंट्री 5 है और इसकी भी दूसरी एंट्री 5 है। तो ये कॉलम जो बी और आई हैं ये इक्वल हो गए हैं, बराबर हो गए। बी बराबर है आई के। तो ये हमारे पास दूसरा जो है वो आ गया जवाब। इसके बाद सी कॉलम ए के बराबर हो गया। डी जैसा 5 और 3 ये इनमें से कोई भी नहीं है। अब ई कॉलम 2 कतारें 2 कॉलम, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एच को देखें तो इसकी 2 कतारें 2 कॉलम है और एंट्रीज 4 4 6 6 0 0 2 2। तो ये एंट्रीज भी जो हैं वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन पूरी कर रही हैं। तो जो ई कॉलम है वो बराबर है एच के। अगर हम जे कॉलम को भी देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 6
2 माइनस 2 0, 2 प्लस 0 2। तो ये भी जो है वो सेम है, तो ये भी इनके जो है वो इक्वल है, मतलब ये तीनों जो कालब हैं वो बराबर हैं। इसके बाद हमारे पास कालब जो है वो एफ 2 कतारें एक कालम। तो अगर हम कालब जी को देखें तो इसको जो है वो अनसॉल्व कंडीशन में दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करें तो 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6। तो एफ और जी पहली एंट्री 2 6, तो हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया है, वो एफ बराबर है जी कालब के। तो ये सवाल नंबर हमारा 2 था। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मतलब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि हमें जो है वो ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी है, जबकि जो हमें शर्त दी गई है वो ये है कि ये जो दो कालब हैं वो इस मुसावात को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कायम करते हैं इस शर्त को कि ये दोनों कालब जो हैं वो आपस में मुसावी हैं, बराबर हैं या इक्वल हैं। तो हमें पता है कि जब दो कालब आपस में बराबर हों तो उनकी एंट्रीज जो हैं जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो बराबर होती हैं। तो इस शर्त से जो है वो हम बेनिफिट लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और ए जमा सी ये बराबर हो जाएगा 0 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरीके से c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और जो फोर्थ वन आ जाएगी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये हमारे पास 4 जो हैं वो मुसावातें बन गई हैं। अब इन मुसावातों को हल करके हम जो हैं वो ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये ए जमा सी बराबर 0, इसमें जो है वो 2 नामालूम है, तो हम जो है वो नहीं डायरेक्ट इसको हल कर सकते। दूसरी जो इक्वेशन बनी है ए जमा 2b बराबर -7, इसमें भी जो है वो 2 नामालूम है, मतलब अननाउन्स हैं, तो हम इसमें भी जो है वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम तीसरी मुसावात को देखें c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से अगर हम -1 को दूसरे लेके जाएं तो हमें c की रकम जो है वो कीमत मालूम हो सकती है। तो यहाँ पे हम यूजिंग इक्वेशन 3, तो ये हम कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, एक जो है वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास c आ गया 4 के बराबर। तो यहाँ पे हमें जो है वो c मालूम हो गया। अब हम c की ये कीमत उठा के मुसावात नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो a प्लस सी था, तो प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो यहाँ पे 4 पुट किया बराबर 0, तो a हमारे पास आ गया -4। जब a की कीमत मालूम कर ली है, a की कीमत हमारी आई है -4,
तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो थी वो थी a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की जगह पे हम लिख सकते हैं -4 जमा 2b बराबर -7। तो ये -4 दूसरी तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2b बराबर -3 रह जाएगा। क्योंकि अलामत बड़ी रकम की आएगी और 7 और 4 का फ़र्क लेंगे तो 3 आएगा। अब b इज इक्वल टू -3/2, ये 2 इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई जो कि बराबर है -3/2 के। जी, तो हमने a, b और c की कीमतें मालूम कर ली हैं। अब हमारे पास रह गई है d की कीमत मालूम करना। तो उसके लिए हम जो है वो इक्वेशन नंबर 4 को इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 जो थी वो हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, 4d - 6 बराबर 2d। तो 4d और 2d, तो छोटा ये है, तो छोटी रकम को हम जो है वो बड़ी रकम के पास लेके आते हैं। तो 4d - 2d, ये जमा का 2 इधर आके माइनस हो गया और -6 उस तरफ जो है हमारे पास 0 बचा। 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2d - 6 बराबर 0। 6 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और ये 2 उधर जाके 6 को डिवाइड कर देगा। तो d हमारे पास आ गया जी 3। ठीक है, तो अब हमने जो है वो कीमतें मालूम कर ली हैं। हमें जो सवाल दिया गया था हम a मालूम करें, हमें b मालूम करने को कहा गया, हमें c मालूम करने को कहा गया और हमें d मालूम करने को कहा गया। तो सबसे पहले हमने c मालूम किया जो कि 4 था, उसके बाद a मालूम किया -4, b मालूम किया 3/2 और d मालूम किया तो 3। तो ये हमारा आंसर था और यही हमारा सवाल नंबर 3 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी शुक्रिया।